देश में 2011 से जनगणना नहीं हो पाई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी कोई नई रिपोर्ट नहीं है। इसी बीच सुगबुगाहट है कि केंद्र सरकार डिजिटल सर्वेक्षण कराने जा रही है और केंद्र सरकार की इसी तैयारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने का काम शुरू किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ने का दावा कर रही है। केंद्र सरकार की तैयारियों पर मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं है कि जनगणना हो। कुल मिला के कि जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे? भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा? कि अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमज़ोर हो गया। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे? तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार को अपने काम पर नजर रखने की सलाह दे डाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जवाब में कहा है कि केंद्र की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री को अपने राज्य की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को बने 9 साल हो गए। अब इन 9 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के जनता के हित में व्यापक निर्णय लिए और देश के 130 करोड़ जनता के हित में निर्णय लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। अब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को धोखा देने और ठगने का काम किए हैं, वो इस पर उन्हें प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। 2011 के बाद से देश में ना तो जनगणना हुई है, ना ही जाति या आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। लिहाजा मुख्यमंत्री इस मसले पर लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि जनगणना, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर मुख्यमंत्री का ये दांव दूर की कौड़ी है, जिसे कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़, जाति पर जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। जनगणना पर क्यों छिड़ी सियासी जंग? सीएम भूपेश को क्यों नहीं केंद्र पर भरोसा? क्या जातिगत जनगणना भी बनेगी चुनावी मुद्दा? डिजिटल सर्वेक्षण पर क्यों उठ रहे सवाल? तो ये अहम सवाल हैं। इसी के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहेगी गुहार छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 के बाद जो जनगणना होना चाहिए थी वो जनगणना नहीं हुई। जनगणना होती है तो तमाम सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन लंबे समय से इसकी दरकार भी रही है। दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति और सियासत भी चल रही है। छत्तीसगढ़ मसले पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा
सीएम भूपेश या कहे कांग्रेस सरकार के निशाने पर है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी सवाल हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये जनगणना कराना ही नहीं चाहते, या जिस तरह से सामाजिक आर्थिक एक जो पैमाना है उसके अकॉर्डिंग ये जनगणना नहीं कराना चाहते, ये घर घर जाकर जो जनगणना होना चाहिए जो होती थी पहले वो नहीं कराना चाहते हैं और डिजिटल जनगणना कराना चाहते हैं। और डिजिटल पर कांग्रेस को संशय है, कांग्रेस के सवाल हैं कि इसमें आंकड़ों को छुपाया जा सकता है, इसमें आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है। आज इसी से जुड़े मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से पहले आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, स्वागत करूंगा अजय जी आपका। हमारे साथ में हैं मणि वैष्णव जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मणि जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं मुकेश शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मुकेश जी आपका भी स्वागत करते हैं। मणि वैष्णव जी, सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर, हालांकि ये भी सही है कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई जो होना चाहिए थी, लेकिन जिस पैटर्न पर केंद्र जनगणना कराना चाहता है उस पर कांग्रेस की आखिर आपत्ति क्या है? देखिए राजेश जी, जब किसी भी योजना को लागू किया जाता है तो उसके पीछे मूल मकसद ये होता है कि इस योजना के हितग्राही कौन होंगे, कौन कितना आर्थिक सक्षम है, कौन कितना असक्षम है, कौन किस वर्ग में आता है। तो उस आधार पे डाटा एकत्र किया जाता है और योजनाएं बना जाती है ताकि सही व्यक्ति को सही जो लाभ है वो मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आंकड़ों की बाजीगरी करती रही है। जैसे कि हमने देखा कि कोरोना में जो मृतकों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार आंकड़े छुपाए। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसी प्रकार से औपचारिक जो है जनगणना हो, डिजिटल जो जनगणना हो, और उसके आधार पे जो है आंकड़े छुपाना चाहते हैं। अरे भाई, इनको क्या समस्या है? घर घर जाकर अगर कोई जनगणना कर रहा है और वास्तविक जो चीजें हैं वो सामने आ रही है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जनगणना के बाद जो वास्तविक आंकड़े हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि CMIE के आंकड़े कहते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि 2014 तक 27 करोड़ जो परिवार है वो गरीबी रेखा के बाहर आए थे, और 2014 से लेकर 2018 तक जो 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के वापस नीचे चले गए। तो इस प्रकार की जो विफलताएं हैं इसको छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिजिटल सर्वे की बात कर रही है, और वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लेकिन मणि वैष्णव जी, ठीक है आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब जो समय है डिजिटलाइजेशन का समय है, अगर डिजिटल जनगणना होती है तो आपको क्यों लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से लीकेज की आप बात कर रहे हैं कि कहीं गड़बड़ी इसमें हो सकती है? क्योंकि अब जिस तरह से समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, हमने देखा कि पहले किस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, अब EVM मशीन से चुनाव हो रहे हैं। अगर ऐसे में डिजिटल जनगणना होती है तो इसमें एक गति आएगी और पारदर्शिता होगी, लेकिन आपको पारदर्शिता में किस तरह से इसमें चीजें नजर आ रही है कि नहीं ये पारदर्शी चीजें नहीं रहेंगी? बेशक जिस प्रकार से डिजिटल जनगणना करने का जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जैसे कि पहले भी आंकड़े छुपाए गए हैं कई चीजों में, चाहे गरीबी के आंकड़े हों, चाहे कोरोना के मृतकों के आंकड़े हों, तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से डिजिटल जनगणना की बात, चलिए मैं आऊंगा, इससे आगे की भी बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को डिजिटल करने का जो है औचित्य जो है, डिजिटल करने से उसके जो क्या कहना चाहिए, हर चीज को डिजिटल की ओर अगर ले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। छुप जाती है, यानी आप कह रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि ठीक है सीधे जनता के द्वार पहुंचेंगे तो जनता से जुड़ी जो चीजें हैं, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल जिस तरह से कह रहे थे कि अपर है तो अपर क्लास में, लेकिन अपर क्लास में भी चाहे वो आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर है, और जब घर घर पहुंचेंगे, जिस तरह से आपकी दलील है, घर घर पहुंचेंगे तो वस्तु स्थिति मालूम पड़ सकेगी। मैं सीधे मुकेश जी के पास में आ जाता हूं। मुकेश जी, 2011 से जनगणना नहीं हुई, ये सवाल है, एक बड़ा सवाल है। जनगणना होना चाहिए और जनगणना के आंकड़े सामने आना चाहिए, और जो योजनाएं बनती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनती हैं। एक तो इतनी देरी,
और दूसरी तरफ जिस तरह से सवाल हैं खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, चाहे सीएम भूपेश बघेल जी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, उनको लग रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है इसमें, और जो वस्तु स्थिति एक मालूम होना चाहिए व्यक्ति की आखिर किस स्थिति में है, आर्थिक हालात उसके कैसे हैं, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा डिजिटलाइजेशन में। देखिए सक्सेना जी, रही बात सरकार की, तो 28 मार्च 2019 को ही गजट अधिसूचना जारी कर दी गई थी जनगणना के लिए, और उसमें 8,754 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। तो केंद्र सरकार कहीं से भी जनगणना को रोकने के मूड में नहीं है। और रही दूसरी बात कि कांग्रेस को, इनको खाली मुद्दे चाहिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अरे भाई, सारे गणना आपके पास में, सारे डाटा आपके पास है। 8 लाख लोगों को मकान देना था, केंद्र सरकार सहयोग कर रही थी, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ गरीब के हितैषी बने घूम रहे हैं? तब आप क्या कर रहे थे? आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, इनको खाली चीजों को घुमाना है, भरमाना है। इनका उद्देश्य कहीं से भी गरीबों का हित है ही नहीं, है ही नहीं। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये लगा कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, कोई भी वर्ग। एक भी योजना इन्होंने लागू ऐसा किया हो जिसका परिणाम आया हो, मुझे लगता नहीं। कोई भी लेकिन योजना, वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट लिए बैठे हैं और बयानबाजी की बाजी मुकेश जी, लोगों को मुकेश जी, वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट लिए बैठे हैं। जारी करें, जारी करें। ये केंद्र सरकार का काम होता है, हर 10 साल के अंदर में जनगणना होती है। इस बार भी जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड जैसे ये महामारी आई और ये पूरे विश्व स्तरीय हुआ, इसलिए इसको रोकना पड़ा। वो समय नहीं था कि शिक्षा क्या, जनगणना करने वाले लोगों के घरों में जाके आंकड़े निकाल सकते। ये अभी नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1941 में भी ऐसा हुआ था, जब द्वितीय युद्ध का छाया पड़ा था भारत में, उस टाइम में भी जनगणना को रोकना पड़ा था। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको पेंडिंग कर दिया जाता है। और अब इलेक्ट्रॉनिक सर्वे के आधार पे 2024 के अंदर में सारे डाटा आ जाएंगे। वो तो फिर इससे कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? और फिर छत्तीसगढ़ में भी दिक्कत है इनको, और बाकी जगह नहीं है इनको। छत्तीसगढ़ में बड़ा चिंता। अरे कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने का काम चलिए है, सर, ध्यान भटकाने, नाकामियों को छुपाने का काम। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में आता हूं। अजय जी, दो चीजें हैं। एक तो पहले जिस तरह से जनगणना जो हमने देखी, जिस तरह से जनगणना होती थी, अब ठीक है उसमें एक डिजिटल पार्ट उसमें जुड़ गया है कि डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। ठीक वैसे जिस तरह से पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, ईवीएम मशीन से चुनाव होने लगे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हैं और अपने अपने तर्क, अपने अपने दलील हैं, किस रूप में इसे देखें कि ठीक है जनगणना तो होना चाहिए। क्या अब जनगणना का पैटर्न बदलने की, ना केवल पैटर्न डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ना केवल अब जो चीज़ें हैं अलग अलग जातियों की जब बात होती है, उसी के आधार पर जिस तरह से योजनाएं बनती हैं या फिर उसी तरह से उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान उनके लिए एक प्लान होता है, क्या वो समय है कि इसकी थोड़ा उसको, उस जनगणना को थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव होने की जरूरत है उसको? आदरणीय राजेश जी, भारतीय राजनीति में यह जो सेंसस है, जनगणना की राजनीति 2024 के चुनाव के दिशा की ओर अग्रसर हो रही। जी सर, इसे हम इस रूप में लें, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के मिले और अनुरोध किए कि जनगणना हो, लेकिन जातिगत जनगणना। यह बात सही है कि 1931 के बाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई, और 7 अगस्त 1990 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की अध्यक्षता का जो मंडल कमीशन था वो भारत में लागू हुआ। इसके बाद सेंसस रिपोर्ट आती गई, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई जो ओबीसी चाहते थे। और माननीय राजनाथ जी जब गृह मंत्री होते थे तो उस कैबिनेट के एक फैसले में वो बोले थे कि अगला जो सेंसस रिपोर्ट होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। लेकिन उसके बाद सेंसस रिपोर्ट, जैसा मुकेश भाई कह रहे थे, प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण से नहीं हो पाया। लेकिन
अब यहां पर जो राजनीति चल रही भारत की राजनीति में जनगणना होगा, ठीक है, आप आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक की बात कर रहे हैं, लेकिन मूल विषय आ रहा है जातिगत जनगणना। और भारतीय राजनीति इसी के ओर अग्रसर दिखाई दे रही। अमेरिका में राहुल गांधी जी अपने पहले जो भाषण में यही बोले थे कि हम जो किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, अगर हमारी सरकार आ गई तो, राजेश जी, उनका कहना था हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। तो यहां पर यह अच्छी बात है कि सेंसस रिपोर्ट तक आ गई। अब मेथड की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, तो आज के इस युग में टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और जहां के टोपोग्राफी में, लोकेशन में अगर मैनुअल की आवश्यकता है, वहां मैनुअल को का भी गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन वही मूल प्रश्न है जातिगत जनगणना, क्योंकि नाइक साहब इस मंडल कमीशन का विरोध किए थे और वो 2 प्रकार की यहाँ ओबीसी की पॉलिटिक्स की बात किए थे और रोहिणी कमीशन की भी बात हुई थी। राजेश जी, आप भविष्य में और समय देंगे तो इसके ऊपर चर्चा करें। जी सर, बिल्कुल अहम बात आप कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना, हालांकि भले अब जातिगत जनगणना कब हो रही है, कब तक उसकी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उसकी तस्वीर, उसका जो चित्र है वो दिख रहा है, वो राजनीति में, चुनाव में वो दिख रहा है। अगर हम छत्तीसगढ़ की ही बात कर लें या मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, जिस तरह से चुनावी समर है और अलग अलग जातियों के जिस तरह से सम्मेलन हो रहे हैं, अलग अलग तरह की जो उनकी मांगे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सरकारें फैसला भी ले रही हैं, मुझे लगता है कि उसकी तस्वीर दिखने लगी है। मैं सीधे मणि वैष्णव जी के पास में आता हूँ। मणि वैष्णव जी, जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था सीएम भूपेश बघेल जी को, उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उनकी जो कराई गई है और मुकेश जी कह रहे हैं कि करा ली गई तो उसको आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते। तो क्या अब बहुत जल्द सार्वजनिक होगी कि जो रिपोर्ट, हालांकि अगर जनगणना की बात करें तो वो केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से जनगणना होती है, लेकिन आपने किस तरह की जनगणना की है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने जो की है वो जनगणना नहीं है, वो सामाजिक सर्वेक्षण है। जी बिल्कुल, वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं है। ठीक है, सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कर लिया गया है और बहुत जल्द जो आगामी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पेश किया जाने वाला है। तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हमने कराया है ताकि जो हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं और जो गरीब वर्ग से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाया जाए, ऐसे लोगों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, कैसे उनका आर्थिक उत्थान किया जाए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमने जो है आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया है। और पहले भी मैं आपको बता दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे किसी वर्ग को लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद कर चल रही है और हम चाहते हैं कि आंख मूंद कर चलें और 2023 और 24 में गड्ढे में गिरे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन हमने प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, चाहे आदिवासी हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, कि चाहे किसान हो, हर किसी के लिए हमने काम किया है। कोई भी ऐसा वर्ग छूटा नहीं है जिसके लिए हमने काम नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुगालते में है तो मुगालते में रहे। और दूसरी बात, जनगणना के लिए कोरोना का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि 2022 में जनगणना क्यों नहीं हो सकती थी? पिछले साल तो कोरोना का कोई बहुत ज्यादा संकट नहीं था और आप जो है भाषणबाजी कर रहे थे, रैलियां ले रहे थे, आप भाषणबाजी कर रहे थे, लेकिन आपको सिर्फ जनगणना कराने में दिक्कत थी। भाषण देते थे आप लाखों लोगों की भीड़ के बीच में, उस समय कोरोना कहां गया था? आपको जनगणना में दिक्कत थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि जनगणना के द्वारा जो वास्तविक जो डाटा है वो सामने आए और लोगों को लाभ मिले। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो है शत्रु है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जनगणना से बच रही है और वास्तविक जो आंकड़े हैं उनको सामने आने से रोकने के लिए एक डिजिटल जनगणना की बात कर रही है। चलिए जवाब दे दीजिए मुकेश जी। देखिए सक्सेना जी, 2031 के बाद कितने बार इन्होंने जातिगत जनगणना कराई है, कितना आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है, क्या नीति बनाई है। ये केंद्र सरकार में भी थे तब भी इनका मुख्य नीति तो खाली घोटाला होता था, भ्रष्टाचार इनका मूल मंत्र है। और अभी भी छत्तीसगढ़ के अंदर में ये भ्रष्टाचार और घोटालों को ही अपना मूल मंत्र लेके चल रहे हैं। विकास तो कहीं दिखता नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर में। ये जब हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और 15 साल में छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ गया था, लेकिन ये कर क्या रहे थे? अब 4.5 साल में प्रदेश की क्या स्थिति है जनता देख रही है। अब इनको जवाब देने का समय आ गया है। मणि वैष्णव जी को भी आमने सामने कर दीजिए, वो आरोप नहीं लगा पाते ठीक से, तो सतही आरोप जो आप लगाते हैं और उसके आधार पर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेके छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों में फैलाया, इतना भ्रम फैलाया।
अब जब जा रहे तो घुटान में पता चल रहा है कि इसमें भी 1300 से ऊपर करोड़ का घोटाला ये कर चुके हैं। कहाँ तो ये पूर्ण शराबबंदी की बात करते थे और उसको अपना घोटालों का रास्ता बना लिया। शराब को 2000 करोड़ का घोटाला कर अरे इस विश्व में एकमात्र एक ऐसे नेता हुए डॉक्टर रमन सिंह जिन्हें ये कहता पाया गया कि 1 साल की कमीशन खोरी छोड़ दो, सिर्फ 1 साल के लिए, मतलब 1 साल की कमीशन खोरी छोड़ दो और फिर शुरू कर देना सरकार बनने के बाद। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता का, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। जो व्यक्ति खुलेआम ये मान रहा है कि उसकी पार्टी भ्रष्टाचारी है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन होगा? आपके जो आरोप लगाते हैं आप तो सही आरोप लगाते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने तो, डॉक्टर रमन सिंह ने तो माना था कि उनकी पार्टी कमीशनखोर है। ये छत्तीसगढ़ में बताएं जरा, ये पीछे देख के चलना छोड़े और आगे देखें, आगे ये क्या किया है बताएं, लोगों को बताएं। समय आ गया है बताने का। 4.5 साल हो गए अपनी उपलब्धि किए हैं, काम किए हैं, इसीलिए तो 5 उपचुनाव में जो है करारी शिकस्त आपको मिली है। सारे नगरीय निकाय चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली है, सारे पंचायत चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली है। ना आपका सांप्रदायिकता का जो ढोंग है वो कामयाब हो रहा है, ना आपका भ्रम का ढोंग यहाँ कामयाब हो रहा है। तो किसी प्रकार से आप जो है कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। तो तरह तरह के जो आप सही आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो काम किए गए हैं वो धरातल पर है और छत्तीसगढ़ की जनता उन कामों को महसूस कर रही है, और जिस चीज को महसूस किया जा सक रहा है उसको आप झुटला नहीं सकते। जवाब नहीं है, इसलिए बीच में बोल के बातों को दबाने का प्रयास कर रहे हो। बोल लीजिए मुकेश जी, बोल लीजिए, बीच में बोल रहे हो। बोल लीजिए अरे मुकेश भाई जी, सुन लो, आपके पास जवाब है तो दे दो। मुझे मालूम है जवाब आपके पास नहीं है। हाँ नहीं है, आपने न्याय नहीं किया छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में। हर योजना को घोटालों के भेंट चढ़ाया है आपने। तो कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना है तो इस प्रकार की बातें करेंगे। अरे भाई 1931 के बाद कितने बार आप आर्थिक सर्वेक्षण करवा लिए, कितने बार जातिगत जनगणना करवा लिए, पिछड़ों और अति पिछड़ों का क्या डाटा निकाल के ले आए, उनके हित के लिए आप क्या क्या योजनाएं लाए, बताना चाहिए। चलिए मैं आता हूं मुकेश जी, मैं मणि वैष्णव जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास में आ जाता हूं। अजय चंद्राकर जी, ठीक है, अपनी अपनी दलील हैं दोनों दलों की। हम बात करें चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है जातिगत जनगणना होना चाहिए और मालूम ही होना चाहिए कि किस जाति की क्या स्टेटस है, क्या जो चीज़ें हैं, क्या स्थिति है। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं, चाहे जनगणना को लेकर बातचीत चल रही हो या फिर चुनाव के समय जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, क्या इससे एक अलग अलग जाति में जो विभाजन का जो खतरा है, जो चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ें आगे आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अलग अलग जातियों में विभक्त होता हुआ दिखेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका आदरणीय राजेश जी, क्योंकि मंडल कमीशन जब पास हुआ तो वह सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। RL नाइक जो उस समय सांसद होते थे वो उसका विरोध किए थे, और ओबीसी देखिए SC ST वर्ग के जनगणना के ऊपर कोई मतलब बहस, मतलब प्रतिकूल बहस नहीं हुई, सब सहमत। लेकिन ओबीसी जनगणना के ऊपर जो आपका प्रश्न है नाइक साहब उठाए थे, ओबीसी जनगणना में भी क्या है, 2 प्रकार की बातें, एक भूस्वामी जातियां ओबीसी वर्ग, और दूसरी जातियां हैं आर्टिजन कास्ट, मतलब कारीगर कास्ट। और कारीगर कास्ट जो है वो खत्म हो रहे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही। तो ये प्रश्न वो उठाए थे। इसके बाद रोहिणी कमेटी बनी थी, और रोहिणी कमेटी में जातिगत जनगणना के 27% को 4 हिस्सों में बांटा गया, 1 से 2%, 2 से 6%, फिर 9%, फिर 4 से 10% वाला जो था, अलग अलग जातियां। लेकिन पहली बात तो यह है राजेश जी, जनगणना तो होनी चाहिए और जातिगत जनगणना भी हो। अब यह राजनीति तो दलितों में भी देख रहे हैं, दलितों की राजनीति, जाटों की राजनीति, या फिर महाजाटों की राजनीति, महादलित की राजनीति, ये ओबीसी वर्ग में भी आएगा। लेकिन आंकड़ा तो आए, आंकड़ा आए तो चाहे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जिसमें केंद्र सरकार राउंड फिगर 5 लाख हजार करोड़ रुपया खर्च कर रही है, इसी तरह से विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रहे हैं, सबका इसमें क्या है वैल्यूएशन हो सके और किस जाति को कितना मिल रहा है, आंकड़ा तो जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अहम बात अजय चंद्राकर जी आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन एक निकल कर आना चाहिए। बहुत लंबा वक्त हो गया, जब जनगणना हुई थी 2011 के बाद तमाम सारी चीज़ें
बदल गई हैं, न केवल राजनीति, न केवल सियासत में, बल्कि इसके अलावा अगर जातिगत आधार पर देखें या फिर व्यक्ति की आय के आधार पर देखें, आर्थिक स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें। और यही कारण है कि आपने जो बात कही कि एक वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो किस जाति को या किस वर्ग को किस तरह की वैल्यू की आवश्यकता है, किस तरह की सड़क की। आज के समय में क्या है, प्राइवेट सेक्टर 100 में 85 नौकरी देती है और सरकारें देती हैं 15%। लेकिन ये बड़ा मूल आ गया। पहले 100% ना सही 80% सरकार देती थी और 20% प्राइवेट सेक्टर। एक बड़ा संघर्ष है। चलिए सर, चूंकि वक्त की कमी है और ये जो मसला है, जो मुद्दा है जिस पे चर्चा होना चाहिए, वक्त ज्यादा मांगता है। फिलहाल तीनों मेहमानों का यहां मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से जाति पर जंग छत्तीसगढ़ में इस समय देखी जा रही है, लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से जनगणना होना चाहिए, क्योंकि उसमें वैसे भी विलंब हुआ है 2011 के बाद, 10 साल बाद जिस तरह से जनगणना होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी सही कि कोरोना काल रहा, इसके चलते तमाम सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, उसमें जनगणना भी प्रभावित हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस समय जनगणना को लेकर, अब चाहे वो जातिगत आधार की बात की जाए या फिर डिजिटलाइजेशन की बात की जाए, जो जंग है साफ देखी जा रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।